78 वर्ष भारत के संविधान के हो गए और महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। बजट सत्र है, बाकी है, नया सत्र है, तो बहुत ही स्थापित परंपरा है। उपसभापति जी, सदन को यह बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठते हैं या बैठती हैं। वो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 79 के मुताबिक वो संसद के पार्ट भी होते हैं। ये मुझे बताना बहुत जरूरी है। इस सदन में there shall be a parliament for the union of which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as council of states and house of the people, लोकसभा और राज्यसभा। तो महामहिम राष्ट्रपति संसद के पार्ट है और हम सभी का नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही साधारण परिवार से आगे बढ़ी और अपनी मेहनत, शिक्षा, लगन और सेवा भाव से वो राज्यपाल बनी। और मैं कहना चाहूंगा, राज्यपाल से हटने के बाद वो अपने गांव चली गई। उनके परिवार में कई कष्ट हुआ। बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला और बाद में मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री पर कि एक वंचित आदिवासी समाज की एक योग्य नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और उस सभापति जी, मैं ये बात बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में जब से वो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी गरिमा, अपनी शालीनता से राष्ट्रपति के पद को एक नई ऊंचाई दी है। ये मैं सदन में कहना चाहता हूं। राजनीति में उस सभापति जी विरोध होता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन विरोध का कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी। और ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में? पुअर लेडी, ये शब्द है क्या? क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। उपसभापति जी, मैंने माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दिया जाएगा। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपका नाम नहीं लिया। हमने किसी का आई एम नॉट यील्डिंग, काइंडली सिट डाउन, आई एम नॉट यील्डिंग। उपसभापति जी, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य, आपको अवसर दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये बात इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद राष्ट्रपति भवन के द्वारा बोला है तो सुनना सीखो। शायद पहली बार एक प्रेस रिलीज करके उसका प्रतिकार करना पड़ा और मैं वो पढ़ना चाहता हूं। द प्रेसिडेंट ऑफिस बिलीव्स it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in Indian language of Hindi and thus formed a wrong impression. In any case, such comments are in poor taste, unfortunate and entirely avoidable. मैंने राष्ट्रपति जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो मेरे पास है और मैं आज इस सदन के ऊपर अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जिम्मेवार लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसकी बहुत
भर्त्सना करना चाहता हूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और हम सबों को बहुत गर्व है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पर, जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, उन्होंने भाषण दिया। लेकिन उप सभापति जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। ये कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का जो एक बड़ा परिवार है, वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था, वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे, और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी, त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। उप सभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, 57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। और दो व्यक्ति, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा है। बैठिए बैठिए सर। ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे। और सर एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं, उनके अंतिम संस्कार में आप भी चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। और सर ये मैं पढ़ रहा हूं इस किताब से, कोई छुपाने की बात नहीं है। देखिए, नेहरू टोल्ड, मैं इसके पेज 339 को पढ़ रहा हूं सभापति जी। नेहरू told Radhakrishnan that he was going to Rajasthan to collect money for Prime Minister Relief Fund and would not be able to attend the former President's funeral in Patna. He added, I do not see any reason for you to go. Radhakrishnan replied, no, I think I must go and attend the funeral. That respect is due to him and must be paid. I think you should also give up your tour program and come with me. But Nehru stuck to his program. ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में नहीं गए। सर आज जब बात चली है सर, तो इस किताब की एक और बात कोट करनी है और मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। ये मौलाना आजाद के साथ दुर्गादास हर रविवार को कॉफी पीते थे। और सर उन्होंने अपने मरने के 2 साल पहले एक बात कही थी, क्योंकि हर संडे को दुर्गादास उनसे मिलते थे। और क्या कहा था सर, मैं उसको आज रखना चाहता हूं।
But Azad revised his opinion of Nehru in the last 2 years of his life. Please. Indeed, इसको सुने, इसको आप लोग भी सुनिए. Indeed, he went to the extent of expressing regret for being unfair to Patel and asserting that he was sure that the country would have been better off if Sardar Vallabhbhai Patel had been the Prime Minister. What motivated this change? Toward the end of his life, Azad realized the best protection for Muslims was the goodwill of Hindus and a strong government. He told me he had come to the conclusion that Nehru policies has weakened the administration. ये सब 60 साल पहले की किताब में पढ़ रहा हूं. उपसभापति जी, सवाल सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है. याद करिए, फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति. इमरजेंसी लगाई गई थी, हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनको बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी को साइन करवाया गया. ये राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं ये लोग. ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी का क्या व्यवहार था, ये सब रिकॉर्ड की बात है, ये हम सभी जानते हैं. और सर, प्रणब मुखर्जी को इन लोगों का बस चलता तो कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बनने देते, ये भी मैं कहना चाहता हूं. ये तो हमारी सरकार है, उन्होंने सम्मान से काम किया और उनको भारत रत्न भी दिया. ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है. ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है. हाँ? सर, माननीय मित्रों ने साफ कहा, दे हैव गॉट ए क्रोनिक हैबिट टू इंसल्ट द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया. लेट मी टेल यू, ये उनकी परंपरा बन गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं. इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है.